हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लेक्चर नंबर 2 में। कल हमने डिस्कस किया कि हिंदू लॉ के सोर्सेस क्या क्या है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ या हिंदू विधि की शाखाओं को। हालांकि हिंदू लॉ के कोडिफिकेशन के बाद हिंदू लॉ में स्कूल्स की इतनी अहमियत आज के समय में नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी अनकोडिफाइड लॉ के लिहाज से इस टॉपिक की कुछ इंपॉर्टेंस अभी भी बनी हुई है। यानी कि जब हमें कोडिफाइड लॉ के बारे में डिस्कस करना है तो हमें स्कूल्स को ध्यान में नहीं रखना, लेकिन जब हम अनकोडिफाइड लॉ या कहे कि रूढ़ी या प्रथाओं के बारे में जानना है या उन्हें कोर्ट्स के माध्यम से मान्य या अमान्य डिक्लेयर करवाना है तो इन स्कूल्स की कुछ इम्पोर्टेंस रह जाती है। प्राचीन हिंदू विधि या कहे कि वैदिक काल और स्मृतियों के समय तक हिंदू विधि की कोई शाखा नहीं थी। हिंदू विधि श्रुति और स्मृतियों के आधार पर अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर देश काल और परिस्थितियों के अनुसार लागू की जाती थी। वैदिक समय में कानून नैतिकता और धर्म पे आधारित था, लेकिन स्मृतियों के युग में कानून कुछ व्यवस्थित हुआ और टीका और निबंधों में पहली बार लोगों को सबसे व्यवस्थित तरीके से लिखने का प्रयास किया गया। वर्तमान हिंदू विधि के निर्माण में इन्हीं स्मृतियों, टीका और निबंधों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से स्कूल हिंदू लॉ में मान्य हैं। तो पहली है मिताक्षरा स्कूल और दूसरी है दायभाग स्कूल। मिताक्षरा स्कूल की शुरुआत विज्ञानेश्वर ने एक कमेंट्री लिखी जो याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर थी, जिसका नाम था मिताक्षरा, और यहीं से मिताक्षरा स्कूल की शुरुआत हुई। मिताक्षरा स्कूल के 4 सब स्कूल्स हैं, जो है वाराणसी स्कूल, जिसे बनारस स्कूल भी कहा जाता है, और ये यूपी में, उत्तरी भारत, पंजाब के कुछ भागों में ये लागू होती है। पंजाब के कुछ भागों में ये लागू होती है, लेकिन संपूर्ण पंजाब में नहीं, क्योंकि पंजाब के जो देहाती क्षेत्र है या कुछ एरियाज है थे, वहाँ पे अभी भी रूढ़िगत विधि को ही प्रधानता दी जाती थी, इसलिए वहाँ पर ये स्कूल लागू नहीं होती थी। इस शाखा के जो प्रमुख ग्रंथ है वो वीर मित्रोदय और निर्णय सिंधु है। दूसरी स्कूल है मिथिला स्कूल। मिथिला स्कूल उत्तरी बिहार और तिरहुत के इलाकों में लागू थी। इसके प्रमुख जो ग्रंथ थे वो विवाद चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के नाम से थे। अब देखते हैं महाराष्ट्र शाखा या बम्बई उपशाखा को। ये बम्बई में, गुजरात में लागू होती थी। इसके इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ थे वो व्यवहारमयुग और वीर मित्रोदय और निर्णय सिंधु थे। अब देखते हैं द्रविड़ उपशाखा को, जिसे मद्रास स्कूल भी कहा जाता है। ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में लागू होती थी, और इसके जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी वो स्मृति चंद्रिका, पाराशर माधवीय, सरस्वती विलास, ये आदि पुस्तकों पर ये लागू होती थी। अब ये हम पढ़ तो रहे हैं इन सब स्कूल्स को, तो सब स्कूल्स का तो इम्पोर्टेंस आज के समय में रहा ही नहीं, तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं रहा ही। फिर भी हम एकेडमिक्स के रूप में देखें तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस अभी भी बनाए हुए हैं, क्योंकि इनमें से कभी कभार कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। अब हम देखते हैं दायभाग शाखा क्या है। दायभाग शाखा जिमत वाहन की कमेंट्री थी। दायभाग उस पर बेस्ड है। ये वेस्ट बंगाल और असम में मान्य है। अब हम जानते हैं कि दायभाग और मिताक्षरा में क्या क्या डिफरेंसेस है। पहला जो डिफरेंस आता है वो उत्तराधिकार को लेकर आता है, जहाँ मिताक्षरा शाखा में उत्तराधिकार व्यक्ति के जन्म से ही प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति और सामुदायिक संपत्ति में जन्म से अपना अधिकार रखता है। वहीं पर दायभाग शाखा में जन्म से अधिकार प्राप्त नहीं होता। संपत्ति का सारा अधिकार जो परिवार के मुखिया या करता है उन्हीं के पास रहता है। इसका मतलब हुआ कि जहाँ मिताक्षरा शाखा फॉलो की जाती है वहाँ
पारिवारिक संयुक्त परिवार की जो संपत्ति है, सामुदायिक संपत्ति है, उसमें व्यक्ति जन्म लेते ही अपना इस संपत्ति के का अधिकारी हो जाता है और वह कभी भी किसी भी समय बंटवारे की डिमांड कर सकता है। लेकिन दाय भाग शाखा में जब तक परिवार का कर्ता जीवित है तो उस परिवार का कोई भी सदस्य परिवार की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता। सोली कर्ता ही परिवार की संपत्ति का सर्वेसर्वा होता है। दूसरा डिफरेंस, मिताक्षरा स्कूल में स्त्रियों को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि अगर वर्तमान विधि व्यवस्था देखें तो पुरुषों के समान ही पारिवारिक स्थिति संपत्ति में स्त्रियों को पूरा अधिकार प्रदान है। लेकिन अगर हम स्कूल्स की बात करें, मिताक्षरा स्कूल की, तो उसमें स्त्रियों को कोई अधिकार संपत्ति में नहीं प्राप्त है। वहीं दाय भाग शाखा की बात करें तो संयुक्त परिवार और सामुदायिक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। तीसरा जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है उत्तराधिकार क्रम के रूप में। उत्तराधिकारी जब देखे जाए तो मिताक्षरा शाखा में बंधुओं को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब कि जो माता की तरफ के रिलेटिव्स होते हैं उनको, माता या बहन की जो रिलेटिव हो गए, यानी बच्चे हो गए, उनको उत्तराधिकार के क्रम में शामिल नहीं किया जाता। जबकि दाय भाग शाखा में बंधुओं को भी उत्तराधिकार के क्रम में शामिल किया जाता है। ये इसके मेन डिफरेंसेस थे जो हमने डिस्कस किए। अब आज देखते हैं कि आज के समय में जब कोडिफाइड लॉ हमारे सामने है तो इन स्कूल्स की क्या इम्पोर्टेंस या रिलेवेंसी रह जाती है। तो इन जहाँ जहाँ पर कोडिफाइड लॉ लागू हो चुका है, जिन जिन टॉपिक्स को, जिन जिन इश्यूज़ को, जिन जिन विषयों पर कोडिफाइड लॉ लागू हो गया है, उन विषयों पर इन स्कूल्स की कोई रिलेवेंसी नहीं रह जाती। जहाँ तक बात है अनकोडिफाइड लॉ की, जो रूढ़ी या प्रथाओं के आधार पर चला जा रहा है, उन्हीं रूढ़ी और प्रथाओं के बारे में अभी तक स्कूल्स की इम्पोर्टेंस बनी हुई। तो इसी तरह से अभी आज का ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।